नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज मेरे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा जी हैं। आज हम आपसे तमाम बातें करेंगे। बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, जिसमें आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं। बार एसोसिएशन के चुनाव के साथ साथ और ढेर सारे मुद्दों पर हम दयाशंकर मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बार एसोसिएशन के बारे में बात तो करूंगा और आप ऑफिस होल्डर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उस पर भी बात करूंगा। आजकल एक मुद्दा सरकार और न्यायालय में बहुत ज़बरदस्त छिड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि कोर्ट ने जो है वो विधायी कामों पर कब्जा कर लिया, या विधायिका जो पास करती है उसको पास आउट कर देती है, बदल देती है, यानी न्यायालय अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। ये आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पक्ष को, न्यायालय के पक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? संविधान सर्वोत्तम सर्वोच्च है। विधायिका या कानून उसके अधीनस्थ है। नहीं तो ये भी तो रूल है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ किसी पर भी जो है बदलाव कर सकती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि बदलाव नहीं कर सकती है। न्यायालयों का अधिकार, न्यायालयों की अधिकारिता जो है वो किसी भी कानून के निर्वचन की है, व्याख्या करने निर्वचन की है। अगर कानून गलत है तो उसको गलत सिद्ध कर देंगे, सही है तो उसको सही सिद्ध कर देंगे। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में फिर जिसका बहुमत है वो चाहे जो पास कर दे और उसको न्यायालय माने? न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है। तमाम स्वेच्छाचारी कानून जो पारित हुए हैं उसको रद्द करने में सर्वोच्च न्यायालय ने जरा सा भी हिचक नहीं किया। यही तो सरकार कह रही है। सरकार जो कह रही है, लोकतंत्र का पालन कर रही है। मैंने बताया है कि लोकतंत्र की स्थापना कर रही है। विधायिका को ये अधिकार नहीं है कि न्यायपालिका के निर्णय को या उनके अभिमत को चुनौती दे। जिस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय और विधायिका में केंद्र सरकार में रार छिड़ी हुई है, वह निराधार है, होना नहीं चाहिए। सर, इस रार के पीछे मुझे जहाँ तक लगता है कि कोलिजियम सिस्टम, सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति में उसकी राय ली जाए, उनका प्रतिनिधि हो, और जो न्यायालय है वो कोलिजियम सिस्टम। हमें लगता है जजों की नियुक्ति को लेकर ही समस्याएं आ रही हैं। जी हाँ, जजों की नियुक्ति के लिए इसलिए कि वो अपने पक्षधर व्यक्ति को ही न्यायमूर्ति बनाना चाहते हैं, न्यायालय समाप्त करना चाहिए। जी हाँ, न्यायपालिका को न्यायालय नहीं समाप्त, न्यायालय की स्वतंत्रता को एकदम से समाप्त करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि सरकार कहती है कि हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है कि सारे न्यायाधीश बार से जाते हैं, बार की राय लेने की? मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि उसमें बार की सम्मति से उनके विचार विमर्श करने के पश्चात नीचे से नाम भेजा जाता है। अच्छा, बार से जी हाँ, भेजा जाता है, सहमति ली जाती है। वो मौन सहमति हो, अलग चीज। ये नहीं है कि जिसको चाहेंगे उसी को किसी को वो उसको भेज देना, ऐसा नहीं। हमने तो सुना है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति यहाँ हो रही थी, वकीलों ने बहुत विरोध किया। मैंने आपको जो निवेदन किया ना, वो उसके बाद जो विरोध किया कि सर्वोच्च न्यायालय की जहाँ तक अगर वह अधिवक्ताओं की दृष्टि में पात्र नहीं है और उनकी नियुक्ति की प्रस्तावना की जाती है तो उनका विरोध करने का मौलिक अधिकार है। अच्छा सर, मैं अब इलाहाबाद बार एसोसिएशन पे आ जाता हूँ। जरा एक मिनट मेरी बात सुनिए। और राज्य सरकार से वह सहमति जो है भेजी जाती है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार उसको माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम को भेजता है। कोलेजियम उस पर हर दृष्टिकोण से, हर पहलू से उस पर विचार करती है। उसके पहले जो तमाम उसकी जांच होती है उस पर विचार करती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि निष्पक्षता और शुचिता उनकी नियुक्ति में नहीं है, कभी कभी गलती हो जाए करती है।
और परिवारवाद का ज्यादा लोग आरोप लगाते हैं। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और उसके पश्चात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, केवल परिवारवाद का ही अगर आरोप लगाए होते, जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कुरैशी का प्रकरण था। 3 साल 4 साल तक उनका प्रकरण जो था वो इधर से उधर, उधर से उधर, आदेश होने के बावजूद भी उसको दबाए रखा। ये जनतंत्र में केंद्र सरकार ने, कुरैशी का नाम मैं दे रहा हूँ स्पेशल रूप से, और बाद में उनके जो बयानात आ रहे हैं आप लोगों ने देखा। बिल्कुल सर, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बात करना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो है, अभी निवर्तमान अध्यक्ष राधाकांत ओझा जी की कार्यकारिणी में कुछ संशोधन किए हैं। मैं सबसे पहले एक लाइन का आंसर चाहूँगा, क्या संशोधन से आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हूँ सर। जैसे संशोधनों में 3 संशोधन ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहला है कि ऑफिस होल्डर वही चुनाव लड़ सकता है जो 25, 10, 15 एक तरीके से कैटेगराइज किया गया है, वो हर साल मुकदमा दाखिल करता हो। इससे नहीं लगता कि प्रैक्टिशनर अधिवक्ता, आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता ऑफिस होल्डर बनने के योग्य बने? योग्य बनने के बाद ये लगता है सही हो, मतलब मतदाताओं पर जो प्रतिबंध लगाया गया, 5 मुकदमा हर 5 मुकदमा होना चाहिए, उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था, उसको ये गलत नहीं हुआ, उसके पीछे कारण ये था कि तमाम ऑफिस के लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती थी, उनको चंदा उनका जमा करके उनको सदस्य बना दिया जाता था, मतदाता बना दिया जाता था, और वो लोग मत देते थे। तमाम ऐसे कार्यकारिणी में आते हैं जो वकालत से इतर काम करते हैं, मगर इसमें चुनाव जीत जाते हैं। मतलब नॉन प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को रोकने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। तो आप इससे कह रहे संतुष्ट नहीं हैं? मैं हर चीज से नहीं, प्रत्येक से नहीं संतुष्ट, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे संतुष्ट नहीं हूँ, इससे संतुष्ट हूँ, मगर उसकी एक प्रक्रिया जो अपनाई गई है, वो प्रक्रिया से मैं संतुष्ट नहीं। कुछ मुद्दों से आप संतुष्ट नहीं? जी हाँ। अच्छा, जो अधिवक्ता निधि बनाई गई, वो भी तो क्लाइंट ही पैसा देगा अधिवक्ता? मैंने आपको बताया, ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अधिवक्ताओं के पास एक सूचना जा रही है कि आपका वेतन 400 रुपया है, आपके खाते में जमा किया जा रहा है। हम लोग कर्मचारी नहीं है, हम लोग वेतन भोगी नहीं है, हमारा सम्मान है। जितने भी अधिवक्ता हैं वो डबल ग्रेजुएट है, और उनका सम्मान यही है कि हमको वेतन भोगी बना दिया जाए। ये अधिवक्ता निधि के आप खिलाफ? अधिवक्ता निधि के खिलाफ मैं ये कह रहा हूँ कि इससे समाज में छवि क्या होती है। अधिवक्ता से हम 400 रुपए की जगह पर 1000 रुपया और ले लेंगे उससे, अगर हमारी क्षमता है तो हम 1000 रुपया उनसे और ले लेंगे पारिश्रमिक के रूप में। फीस तो अलग लेते ही, फीस लगा लेते हैं, वही 400 रुपया जो हमको मिलने वाला है, हम कह देंगे कि हमको 500 रुपया और दीजिए, वो देगा। सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कई कार्यकारिणी आपने देखी है। हाँ, देखा है। सर, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? इस चुनाव में मैं जो न्यायपालिका की जो स्वेच्छाचारिता है, मैं शब्द बड़ा चुना हुआ आपके सामने रख रहा हूँ कि जो स्वेच्छाचारिता है, जो प्रयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ मैं उसके विरुद्ध हूँ, उसके विपरीत हूँ। अगर मैं विजयी होता हूँ तो अधिवक्ताओं का सम्मान हर क्षण पर रखने की पूरी चेष्टा करूँगा। सर, आपने बार और बेंच में सामंजस्य के ऊपर बात की है कि बार और बेंच में सामंजस्य नहीं है, क्या वजह आप मानते हैं? और क्या बार जो है वो बेंच पर दबाव बना सकती है? नहीं, बिल्कुल बना सकती है, मगर इधर कुछ सालों से हमारी बार जो है, जो पदाधिकारी गण हैं, वो छपास रोग से पीड़ित है। अच्छा। हाँ, छपास रोग से पीड़ित। अब आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वर्तमान कार्यकारिणी का, उसके पहले भी मैं रहा हूँ, हर महीने एक बैठक कार्यकारिणी की होती थी, तमाम मुद्दों पर विचार होता था। कोई भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, केवल अंतिम बैठक हुई है, वो भी चुनाव कराने के लिए, संशोधन के लिए। अच्छा सर, आप 2 बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने के दौरान आपने क्या ऐसे कार्य किए? मैंने ऐसा कार्य किया है कि यहाँ की हमारे कार्यों की पारदर्शिता रही। पारदर्शिता इस मामले में रही है
कि भ्रष्टाचार पर मैंने अंकुश लगाने का काम किया है। किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है? भ्रष्टाचार का कई प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। बार में? जी हाँ। बार सीतर? जी हाँ। जी हाँ, न मालूम कितने लोग हैं जो बार के अगर पदाधिकारी कार्यकारिणी के सदस्य हो जाते हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। हम जो बने हुए हैं थाने के लिए नहीं बने हुए, हम जो बने हुए हैं निर्वाचित हुए हैं वो तहसील के लिए नहीं निर्वाचित हुए हैं। हम अधिवक्ता के कल्याण के लिए, अगर थाने में किसी के खिलाफ प्राथमिकी हो जाती है तो वहां जाकर के हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। सर, कहा जाता है कि कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो वकालत ना करके कुछ अन्य काम करते हैं, कर रहे हैं, उसमें तो कुछ पदाधिकारी भी हैं, इसी पर तो वो लगेगा। तो इसका मतलब अब जो नया चुनाव होगा, नए संशोधन, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं पाएगी? नहीं व्यवस्था हो पाएगी, उसमें नहीं करेंगे। उसके बाद अगर करते हैं तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सर, आज जो है अधिवक्ता भी, वादी भी, प्रतिवादी भी या लिस्टिंग वाली एक समस्या से परेशान होता है, तो इसका समाधान ये तो जजों के पास भी इसकी जानकारी होगी कि हाँ ये समस्या है और इसका समाधान कुछ करवाने की कोशिश होनी चाहिए। आप उसको बड़े संकुचित शब्दों में कह रहे हैं कुछ, और वो मैं खुले मन से कह रहा हूँ और उसके लिए प्रमाण के साथ कर रहा हूँ। एक एक न्यायालय में 500-500 केस फ्रेश रह रहे हैं, और अगर वहां से कहीं दूसरे न्यायालय कक्ष में अंतरित कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि वो न्यायाधीश कहता है पहले मैं अपने कोर्ट का करूंगा, फिर उसके बाद जो अंतरित होकर के आया है इसमें चेष्टा करूंगा। इसमें अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको आप बता दीजिए, उसकी हम चेष्टा करेंगे लेने की। और पता ये चलता है कि उसको हम लेंगे कई बजे, 3 बजे लेंगे या 3:30 बजे लेंगे। देश की पोजीशन ये है कि छप नहीं रही। हम लोगों को कभी 5 बजे सूचना मिलती है फोन पर कि आपका केस फला नंबर पर लगा हुआ है, जो कि 4 बजे कोर्ट बंद हो जाती है। एक दो समझ उसी दिन का केस फला कोर्ट में लगी है, 5 बजे सूचना, 5 बजे केस 2 बजे के लिए फिक्स किया गया है, मगर लिस्ट नहीं बंद करके आती। और 2 बजे उसके बाद सूचना मिले, क्या मतलब? सूचना मिल गई तो उसके बाद कहेंगे दूसरा हो गया है, क्या करेंगे, इस तरीके से। अच्छा सर, आप तो वरिष्ठ हैं, क्या अगर एक समय में जो है 2 मुकदमे हो जाए 2 कोर्ट में, तो दोनों कैसे आप ठेका करते हैं? उसके लिए हम वरिष्ठ हैं, तो हमारे साथ वरिष्ठ होने के साथ साथ ये शर्त है कि मेरे साथ सहयोगी है, सहयोगी को भेज दिया जाएगा, जूनियर जिसको आप जो जूनियर्स रहते हैं वो जाकर के कह देंगे कि इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अमुक कोर्ट में बहस कर रहे हैं। पहले की ये परंपरा रही है, धारणा रही है, उस परंपरा रही है, वे कह दिया ठीक, वरिष्ठ को हम सुनेंगे। बट नाउ सॉरी सर, आप तो हिंदी में बहस करते हैं, लेकिन अब नहीं वेट करते। नहीं कहते हैं, आप बहस कीजिए, वो क्या बहस करेंगे। दूसरी चीज वादकारी ने किया है दयाशंकर मिश्र को, वरिष्ठ अधिवक्ता को। अगर वो वरिष्ठ अधिवक्ता न जा करके उनका सहयोगी जाएगा, तो उसके साथ इसका मतलब कि हमने धोखा किया है। अच्छा सर, बार बेंच की बात तो हो गई, और ये मुद्दे जो है कई सालों के हैं और हमेशा वादे लोग करते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं, तो भूल जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, भूल जाते हैं। बेंच के आंख में आंख, या कह लीजिए कि ऐसा मधुर संबंध नहीं बना पाते हैं कि उनसे बेंच बात कर सके। अपने काम से फुर्सत नहीं लोग पा रहे हैं, अपने काम से मतलब धनार्जन से। अच्छा सर, इतना चुनाव में खर्च होता है, इसकी रिकवरी हो जाती है? मैंने आपको जान करके आश्चर्य होगा, किसी दिन किसी से पूछिए कि कल अगर वो पदाधिकारी हो गए, विशिष्ट रूप से 2 पदाधिकारी, अध्यक्ष और महामंत्री, देख लीजिए कि उनकी संख्या बढ़ जाती है, तत्काल बढ़ना शुरू हो जाता है। केसों, केवल केसों की ही नहीं, पारिश्रमिक की। अच्छा सर, जूनियर अधिवक्ताओं की बहुत समस्याएं हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप उनकी क्या समस्या देखते हैं? हम उनकी समस्या ये देखते हैं कि न्यायालय में रहते हैं, अगर कोई कठिनाई उनको बहस के दौरान आती है
बहस के दौरान कठिनाई का मतलब न्यायिक कठिनाई, जी जी। और यदि न्यायमूर्ति कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, तो 2 ही 4-6 लोग हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, तत्काल ये कह करके कि मैं न्यायालय का मित्र हूँ। मेरा काम है कि वैधानिक मुद्दे पर सही न्याय हो, इसमें मैं सहायता करूँ। इसलिए मैं न्यायालय का अधिकारी मित्र होने के साथ साथ अधिकारी हूँ, कोर्ट ऑफिसर अधिवक्ता होते हैं। जी। अच्छा सर, तो जूनियर इसलिए उसको मैं कहता हूँ कि ये बिंदु है और उसको मानती है अदालत। सर, जूनियर अधिवक्ताओं की एक समस्या आय की है या उनके जो है सिक्योरिटी की है, सुरक्षा की है, जो सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, इसके लिए कुछ रोड मैप है क्या? इसमें रोड मैप ये है कि कुछ लोगों को जो सहयोगी नए आते हैं उनके सामने एक कठिनाई होती है, मैं स्पष्ट बता दूं। कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, जब उसमें विफल हो जाते हैं तो उसके बाद ये एक अच्छा सा वकालत शुरू कर देते हैं। वकालत शुरू करने के बाद उनमें पढ़ने की, सीखने की ललक नहीं रहती, खत्म हो जाती नहीं रहती है, खत्म नहीं होती है। इसलिए नहीं रहती है कि उनको अर्जन करना होता है। तो जिला कचहरियों में जा करके कुछ जगह पर मैंने ये देखा है कि जिनको ये जाते हैं कहते हैं अच्छा भाई रुको, ये शनिचरा लोग आ रहे हैं, इस दृष्टिकोण से सामान्य मतलब कहते हैं, और उनसे बाकायदे मोल तोल होता है, उनसे बाकायदे कमीशन खोरी। तो जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है बेटा, अगर उसको एक निश्चित इनकम की व्यवस्था हो तो वो क्यों कचहरी जाएगा? नहीं, बार को करना चाहिए। मैंने बताया ना कि बार को क्या करेंगे। बार का सवाल इस बात का है कि आप जब उसमें सक्षम नहीं होंगे, आप परिश्रम नहीं करेंगे। सीनियर लोग सिखाते भी नहीं है, सीनियर लोगों के पास आते नहीं, वो सिखाने की बात छोड़। सीनियर लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया है। नहीं, कतई नहीं दरवाजा बंद कर दिया है, खुला है दरवाजा। हाँ, अच्छा। सीनियर घोषित नहीं हुए हैं। मैं आपको 2-4 लोगों का नाम बताऊं, 2-4 लोगों का नाम मैंने 2-4 लोगों का नाम का मतलब मैं बता रहा हूँ कि उनके यहाँ 15-15, 20-20, 25-25 अधिवक्ता जो हैं उनके साथ में हैं, सहयोग में। नाम बताने का मतलब ये कहने का मैं समझ गया। हाँ, कि मतलब डिजिग्नेटेड सीनियर नहीं है, लेकिन उनके साथ भी हैं, काम कर रहे हैं। 2-3-4 ऐसे डिजिग्नेटेड सीनियर्स हैं कि उनके साथ 10-10, 15-15 लोग काम कर रहे हैं। तो सीखने का भी मौका मिलता है। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन आप देखेंगे, एक आतंकवाद रूप में छोड़ कर कहेंगे ना कि इनको चाय के लिए चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, इतना बड़ा हाई कोर्ट है, माना जाना हाई कोर्ट है, इसलिए तो बहुत बड़े बड़े फैसले किए, इतने अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के लिए क्या नहीं होता कि बार का भी एक अपना अस्पताल हो बढ़िया, जहाँ जो है उनकी चिकित्सा निश्चित रूप से होना चाहिए और सामान्य चिकित्सक नहीं होने चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल होगा तो MBBS और सरकारी नहीं, सरकारी में जैसे कि वे PHC, CHC है, सबकी मांग क्यों नहीं हुई? नहीं, मांग बराबर आप अध्यक्ष बनेंगे तो इस पर क्या करेंगे? इस पर ये करेंगे कि तत्काल बाध्य करेंगे। बैठने की जगह नहीं थी, आपको जान करके आश्चर्य होगा, बैठने की जगह नहीं थी, बाहर बैठते थे। मेरे साथ जब मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था तो उसके बाद ये प्रस्ताव आया, एक प्रस्ताव आया, कहा कि कक्ष का नाम अगर अंबेडकर कक्ष होगा, अंबेडकर भवन होगा, तभी सरकार से पैसा दिया जाएगा। उस समय सरकार जो थी वो बहुजन समाज पार्टी की थी। मैंने प्रस्ताव पारित किया, हमने कहा जो नाम कहें वो नाम रख दे, नामकरण कर दिया जाएगा। हमको चाहिए ये भवन चाहिए। आज पता ये चला कि जहाँ साइकिल स्टैंड था, खासा अच्छा 2 उसमें अंबेडकर भवन के नाम से बिल्डिंग बन गई, और वहाँ वकीलों को बैठने के लिए, 1-2 वकीलों को बैठने के लिए नहीं, कई सैकड़ा लोगों में बैठने की व्यवस्था हो गई। सर, आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी है कि हिंदी में आप बहस करते हैं, हिंदी में आप ड्राफ्टिंग करते हैं। आप जो जज आते हैं, कभी कभी बाहर के भी आ जाते हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है। सर, हिंदी में बहस करते समय कोई चुनौती? हमको जितनी बार चुनौती हुई है, मैं देखता हूँ, कहता हूँ ठीक बात है, मुझको अंग्रेजी नहीं आती है, इसको कहने में
सच में नहीं आती? नहीं, मैं जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहता हूँ मुझको अंग्रेजी नहीं आती। अब आप जो पूछ रहे हैं कि सच में, तो गांधी लोहिया की अभिलाषा चले देश में देसी भाषा कह करके मैं कारागार गया हूँ। डॉक्टर लोहिया का अनुयायी रहा, समाजवादी। और डॉक्टर साहब कहते थे कि पढ़ना अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, मगर सार्वजनिक जीवन में प्रयोग हिंदी में कीजिए, हिंदी में कीजिए, मातृभाषा। तो अच्छा। मैं माननीय न्यायमूर्ति से कहता हूँ कि अगर कहने लगे हमको तो नहीं होता है, आप भेज दीजिए जिसको दूसरे के पास, जो उसके समझ में आवे उसको। एक बार ऐसा हुआ कि एक जज साहब ने कहा कि मैं तो बंगाली में आपसे सवाल करूंगा। हमने कहा आप बंगाली में सवाल करेंगे, हम उसका उत्तर हिंदी में देंगे, मगर अंग्रेजी में मुझे नहीं आती, इसलिए नहीं दूंगा। मेरा माध्यम जो था वो अंग्रेजी माध्यम था, मगर एक सिद्धांततः मैं हिंदी में बात करता हूँ। उसके पीछे एक सिद्धांत और, जो आज किसान मजदूर मजलूम का बेटा, कॉमन आदमी जो नहीं जानता है अंग्रेजी, तो नहीं, जो पढ़ा लिखा है, मोची का बेटा, साधारण आदमी का बेटा, वो भी आज एडवोकेट है। और पहले अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण व्हाइट कॉलर के ही बेटे जो थे वो होते थे और लोग उन्हीं के पास जाते थे। और आज सामान्य गांव किसान का बेटा जो है वो भी वकालत कर रहा है। वो अधिकारी को समझ में आता है कि जो मैंने इनको निर्देश दिया है, जो मैंने बात बताई है, वही बात न्यायालय कही जा रही है। कहीं इंग्लिश उसके समझ में नहीं आती, नहीं देता क्या बोला जा रहा है। तो सर डॉक्टरिंग भी हिंदी में? जी हाँ, और बहस भी हिंदी में। सर कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आती? कोई जब दिक्कत आई, मैंने बहुत दिक्कत आई है, तो उस दिक्कत का सामना किया। श्री श्यामनाथ कक्कड़ के कक्ष में, उनके आवास पर रात को 1 बजे में गया था। ये था कि हिंदी में याचिका नहीं हो सकती है। उन्होंने आकर के उसको 3 दिन बहस किया था। माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश नारायण शुक्ल जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपीनाथ जी की पीठ थी। तब उन्होंने निर्णय दिया कि अंग्रेजी जो है ये उधार की भाषा है, अंग्रेजी कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, पूरा उसका इतिहास दिया। मेरा ये कहने का मतलब था सर, कुछ कानूनी भाषा ऐसी होती है, मैंने भी ला किया है सर, बल्कि मैंने वो नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन। कुछ कानूनी भाषा ऐसी होती, क्लिष्ट होती है, उसको हिंदी में बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका अभ्यास, जैसे अभ्यास का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। टीवी, हाँ, आज दूरदर्शन अगर कहा जाए तो सब दूरदर्शन समझ जाते हैं टीवी। हम उस हिंदी के हैं कि रेलगाड़ी को रेलगाड़ी कहेंगे। तो प्ली बार्गेनिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या प्ली बार्गेनिंग को क्या बोलेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभिकथन, प्ली का मतलब प्लीडिंग, अभिकथन। अच्छा, अभिकथन है। चलिए सर, अब आप तो विद्वान नहीं है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दयाशंकर मिश्रा जी से बातचीत किया। सर, चुनाव चल रहा है, सुनने में आ रहा है कुछ लोग आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अभी जो है आयोग ने फटकार भी लगाई है। आखिर ऐसे क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ में मदान्ध होकर के। और मैंने भी आज कहा था कि 2 पूड़ी या कचौड़ी, 1 लेग और 70 ग्राम की औकात मतदाताओं को मान करके ये लोग भोजन का भोज का इंतजाम करते हैं। इसीलिए तो रोक लगाया है। नहीं, रोक लगाया है, रोक का प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है। कह रहे हैं अगर आप दयाशंकर मिश्र का व्यक्तित्व अगर सब लोग जानते हैं, एक उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूँ, आत्मश्लाघा के रूप में नहीं, तो मतदाता निश्चित रूप से हमको मत देगा। 2 कचौड़ी खिलाने से या 1 लेग खिलाने से या 70 ग्राम का पैक देने से वो नहीं होगा, भूल जाता। सर,
महिला अधिवक्ताओं पर कम बात होती है। आपके दिमाग में महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या करने का रोल? महिला वक्ताओं की इस समय जितनी महिला वक्ताओं की, महिलाओं को जितनी ऊंचाई पर पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है वो अपने आप में श्लाघनीय है। सर्वोच्च न्यायालय में देख लीजिए कितनी महिला मैं हाई कोर्ट बात नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय में भी देख लीजिए कभी कभी यदा कदा एकाध महिलाएं होती थी। आज महिलाओं की संख्या कितनी है? टेस्ट बढ़ा है उनका। नहीं, न्यायमूर्ति हैं, जजेज हैं। अच्छा सर, हाई कोर्ट में वादी और प्रतिवादियों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? वादी और प्रतिवादियों के लिए ये सुविधा होना चाहिए जो आपने एक बड़ा मौलिक सवाल किया। आपको आश्चर्य होगा कि वादकारी, मैं उसको कह रहा हूँ, आप वादी और प्रतिवादी कह रहे हैं, वादकारी। उसमें उभय पक्ष, दोनों आगे बिल्कुल उभय पक्ष। उनको पीने के लिए श्रीमान जी कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं, शौच जाने के लिए उनको कहीं व्यवस्था नहीं। हाई कोर्ट या बार की तरफ से तो नहीं है? नहीं, बार की तरफ से नहीं, एकाध बने हुए हैं, वैसे बने हुए हैं। नगर निगम ने बनाया? नहीं, सुलभ नगर निगम ने नहीं, सुलभ ने बनाया। और अगर जितने वहां पर ये जो ओवरब्रिज बना है उसके पीछे एक बना हुआ है, एक बना हुआ है। अब इतनी संख्या में लोग आते हैं, अगर वो खड़े हो जाएं तो पता ये चलेगा कि उसकी वो नहीं बर्दाश्त। और मैंने इस बात को कई बार उठाया था, कई बार कहा था कि कम से कम टैंकर, हमने कहा कि गर्मियों में टैंकर आप दे देंगे तो उसका पानी जो होगा चाय के बराबर होगा। उनके आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कुछ अपनी लोकप्रियता कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, इस सर्दी में वाटर कूलर कुछ खरीदे गए हैं। देखिए अभी सर्दी भी गर्मी आने वाली, गर्मी अरे आने वाली है। गर्मी आने वाली कब से है? मार्च से होगी ना, अप्रैल से होगी ना। तो इसकी वादकारियों, जो हम लोगों को, मैं कहता हूँ दयाशंकर की मान्यता है कि वो हमारे अन्नदाता हैं। वे जितनी चीजें देख रहे हैं यार, इस पर मैं एक सवाल मेरा है सर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरा भोजन मेरी कार, सारी व्यवस्था जो है उसका अन्नदाता जो है वादकारी है। हाँ, मतलब उसी से ही आता है सब। और उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग मौन, एक आध बार भाषण दे दिया, एक आध बार आपको बुला करके पत्रकार सम्मेलन कर लिया, हमारी फोटो छप गई, हमारा वक्तव्य छप गया, उसके बाद हम। अच्छा सर, एक बात बताइए, वादकारियों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये वादकारी परेशान हो जाता है। एक अधिवक्ता, मैं कॉमन बात करता हूँ, एक अधिवक्ता कहेगा चलो ठीक है, केस आज हम जो है एडमिट कर देते हैं, कल वो हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, 15 दिन में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी या आपका हो जाएगा। तो पता लगा कि वो 15 दिन आता ही नहीं कभी। तो ये न्याय में जो देरी होती है, आपको नहीं लगता कि इससे अन्याय ही होता है? मैं अन्याय तो मैं नहीं शब्द प्रयुक्त करूंगा, मगर ये कह रहा हूँ कि न्याय नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसके लिए विशुद्ध रूप से उच्च न्यायालय और हमारा निबंधन जिम्मेदार है। जो मैं कतई जिम्मेदार नहीं है, क्या करें, वो दाखिल कर देगा, दाखिल करने के बाद 15-15 दिन, एक महीना, 2 महीना नंबर नहीं आ रहा है, कैसे करेगा? तो क्या वजह मानते हैं कि 1970 के दशक के बेल पिटीशन आज जो है बहस में चल रही, मतलब कभी कहाँ रह गई? नहीं, कभी रह गई न्यायमूर्तिगण में। संख्या कम है। जो संख्या है, इस संख्या के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूँ। 10 मुकदमा, 15 मुकदमा जब आप निर्णित करेंगे, क्या होगा? अच्छा सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ये करूंगा कि ये जो न्यायालय में हम लोग बौने बने हुए हैं, अधिकांश अधिवक्ता, उनका वो बौनापन समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। और किसी भी अधिवक्ता का कोई भी न्यायाधीश या कोई भी कार्यकारी असम्मान नहीं कर सकता। हम उदंड हो जाएं तो अलग की बात। पहली बारीकता मेरी ये होगी। दूसरी बारीकता ये होगी
कि उनके वादकारियों के साथ नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूं, केवल अभी अवक्ताओं की बात कर रहा हूं। उन लोगों के प्रशिक्षण के लिए ये कहा जाएगा कि उसके लिए अलग अलग वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, न्यायमूर्तियों को आग्रह करके हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 दिन 4 बजे के बाद एक सेमिनार होगा, प्रशिक्षण होगा एक एक बिंदुओं पर, एक एक विषयों पर, जिससे कि उनकी उन्नति हो। आज वादकारी जो कहता है भैया किसी सीनियर को कीजिए, इनको तभी करके वो हमें नहीं जानते हैं, हकीकत की बात है नहीं जानते, तो सीखने की जो ललक खत्म हो गई वो। और ये भी करूंगा कि एक जो सीनियर अधिवक्ता अपने साथ जूनियर रखता है, उसके लिए एक मानक निर्धारित किया जाए कि न्यूनतम महीने में एक राशि उनको दी जाए, जिससे कि उनके रोजी रोटी की खाने पीने हो जाएगा कि आप फिर मुकदमा भी ले आएंगे, जूनियर को दबाव भी पड़ेगा, क्या मुकदमा ले आएंगे? नहीं, मुकदमा न ले आवे, हमारे साथ रहें। कोई जूनियर इसलिए नहीं रखा जाता है कि मुकदमा ले आवे, वादकारी आवे, उसके बाद उसका तैयार करें, तैयार करके सुनिए सीनियर के सामने। यही तो परंपरा चल रही है बड़ी जी। जूनियर आए, तुरंत उनको दिया गया 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया किराया, जाकर के हमारा नाम बताना और केस ले आना, फिर उसके बाद हमारी भी तुम्हारी भी। अच्छा सर, चुनाव का दौर चल रहा है, मैं आपसे फिर और आऊँगा, बातचीत करूँगा। चुनाव के दौर में आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि इसके एक तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के सम्मान के लिए संघर्षरत रहा हूँ और संघर्षरत रहूँगा। आपकी अस्मिता, आपका सम्मान स्थापित रखने की प्राणपण से चेष्टा करूंगा। किसी की स्वेच्छाचारी कार्यवाही के खिलाफ हम मारेंगे नहीं, मगर मानेंगे। सर, आपने हमारे टास्क में भाग लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दयाशंकर मिश्रा जी थे। आप हिंदी में बहस करते हैं, हिंदी में ड्राफ्ट तैयार करते हैं, और एक नई परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा मुझे अच्छी लगी। और आपका कहना है कि किसी भी तरीके से अधिवक्ता सम्मान में कमी नहीं होने दी जाएगी, जो आपकी प्रथम वरीयता है। आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो अधिवक्ताओं को फील होगा कि हाँ, उनके सारे कार्य जो हो रहे हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टास्क।